ये कंजस्टेड गलियां, किसी मकड़ी के जाल की तरह लटके हुए तार, बस ऐसे ही कहीं भी पार्क की गाड़ियां, सड़कों पर फैली गंदगी और भरपूर शोर। दोस्तों, दिलवालों के शहर दिल्ली के नज़ारे मेरे दिमाग में बसे हुए हैं, मगर ये हाल सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, बल्कि भारत की ऑलमोस्ट हर सिटी कुछ इस तरह ही देखने को मिलेगी। मुंबई से लेकर कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, पटना और न जाने कितने ही शहर इसी अव्यवस्था का शिकार हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि ये सभी सिटीज इंसेनली अनप्लान्ड हैं। अब दूसरी तरफ ये नज़ारे देखिए जो काफी केओस फ्री और इंसेनली प्लान्ड सिटी चंडीगढ़ के हैं। लेकिन अपने दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए कि चंडीगढ़ जैसे और कितनी वेल प्लान्ड सिटीज इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। आई एम श्योर आप एक या दो से ज्यादा नाम नहीं सोच पा रहे होंगे, और असल में डेटा भी यही बताता है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की 2023 ग्लोबल अवेलेबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की 173 सिटीज में जितनी भी इंडियन सिटीज हैं वो सभी आपको बॉटम हाफ में देखने को मिलेगी। इसमें से न्यू दिल्ली 141, मुंबई 141, चेन्नई 144 और अहमदाबाद 147 रैंक पर थी, जबकि बेंगलुरु 148 रैंक के साथ इंडिया की लीस्ट लिवेबल सिटी है। जबकि चंडीगढ़ जैसी स्मॉल सिटी ने लिवेबिलिटी इंडेक्स में बेहतर परफॉर्म किया है, जिसका बहुत बड़ा रीजन है इसका प्लान होना, क्योंकि चंडीगढ़ को नए सिरे से बनाया गया था, जिसका मास्टर प्लान रेडी किया था ली कॉर्ब्यूजियर ने। ये मास्टर प्लान कितना सक्सेसफुल था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज कई दशक बाद भी ये शहर उतना ही सुंदर और वेल मैनेज्ड है जितना फाउंडेशन के टाइम था। लेकिन करेंटली आलम यह है कि अगर अब प्लान सिटीज बनाने की कोशिश भी की जा रही है तो ये प्लान्स अनसक्सेसफुल ही साबित हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, न्यूली बिल्ड गुरुग्राम सिटी जो इतनी ज्यादा प्लानिंग के बाद बनने के बावजूद भारी बारिश में वाटर पार्क बन जाती है। पर इस पूरे सिनेरियो से कुछ बड़े सवाल निकल कर आते हैं जिनका जवाब इस वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला, इंडियन सिटीज इतनी अनप्लान्ड क्यों हैं? दूसरा, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सरकार या देश की जनता? और तीसरा, दशकों से जो ये अनप्लान्ड डेवलपमेंट चलता आ रहा है, क्या इसको सॉल्व करने का कोई तरीका है? इंडियन सिटीज को बर्बाद करने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है लॉज ने। जी हाँ, जो लॉज लोगों की सहूलियत और बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं, उन्हीं की वजह से इंडिया की सिटीज का इतना बुरा हाल हो चुका है। पहला लॉ था 1976 का अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट। इसे इंडिया ने अर्बन एरियाज में लैंड के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करने के लिए किया और कुछ हैंड्स में लैंड के एक्यूमुलेशन को रोकने के लिए लाया गया था। क्योंकि अगर किसी पर्सन, एंटिटी या कॉर्पोरेट कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है तो वो किसी भी अर्बन एरिया की बहुत सारी जगह पर अकेले कब्जा कर सकता है और लैंड मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। साथ ही इसके बाद वो लैंड को स्कार्स बनाकर उसकी डिमांड को भी कंट्रोल कर सकता है। अब सुनने में काफी अच्छा साउंड करता है, लेकिन असल में ये पॉलिसी ने काफी नुकसान पहुंचाया। इस पॉलिसी की वजह से अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गई और इसी की वजह से सिटीज में टाउनशिप्स या वर्ल्ड क्लास सोसाइटीज, IT पार्क्स और वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज जैसी चीजें डेवलप नहीं हो सकी। हालांकि कुछ एग्जम्पशंस दिए जाते थे, लेकिन ये बहुत रेयर एग्जम्पशंस थे और मेजॉरिटी प्राइवेट प्लेयर्स के पास अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट करने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी। प्राइवेट प्लेयर्स के एब्सेंस में मेजॉरिटी लैंड पर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहा और इस लैंड का एफिशिएंट यूज हो नहीं पाया। और ऐसी लैंड का एग्जांपल आपको हर सिटी में मिल जाएगा, जहां आज भी सिटी के सारे प्रीमियम और कोर एरियाज में बड़ी बड़ी लैंड आपको खाली देखने को मिल जाएगी। सिर्फ यही नहीं, इतनी बड़ी बड़ी लैंड पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होने की वजह से अवेलेबल लैंड फॉर परचेज रिड्यूस हो गई, यानी एक्चुअली लैंड की स्कार्सिटी क्रिएट हुई और लैंड प्राइसेस इंक्रीज होने लगे। तो जिस लॉ का पर्पस लैंड का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना और लैंड को अफोर्डेबल रखना था, उसी की वजह से लैंड महंगी भी हुई। हालांकि बाद में इस एक्ट को अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन रिपील एक्ट 1999 से रिपील कर दिया गया और हरियाणा, पंजाब और यूनियन टेरिटरीज में तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया। लेकिन बाकी स्टेट्स की लेजिस्लेचर्स पर ये डिसीजन छोड़ दिया गया कि वो ये एक्ट को अडॉप्ट करना चाहते हैं या नहीं। करेंटली आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, ओडिशा और वेस्ट बंगाल को छोड़कर सारे स्टेट्स इसे रिपील कर चुके हैं। दूसरा लॉ था दोस्तों रिलेटेड टू फ्लोर स्पेस इंडेक्स। अब आपने दुनिया की मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स तो देखी ही होंगी। न्यूयॉर्क से लेकर हांगकांग, लॉस एंजलिस, टोक्यो, सिंगापुर, बीजिंग जैसी वर्ल्ड की मेजर सिटीज में आपको ये गगनचुंबी इमारतें आसानी से देखने को मिल जाएंगी और इन बिल्डिंग्स को स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं। चाइना के पास 3090, यूएसए के पास 880, यूएई के पास 325 और साउथ कोरिया के पास 276 स्काई स्क्रैपर्स हैं। लेकिन भारत में ऐसी बिल्डिंग्स रेयरली ही देखने को मिलती हैं और हमारे देश में 273 स्काई स्क्रैपर्स हैं, जिसमें से मेजॉरिटी सिर्फ एक शहर मुंबई में मौजूद है। लेकिन आखिर फॉरेन कंट्रीज में इतनी सारी ऊंची बिल्डिंग्स और भारत में इतनी लिमिटेड ऊंची बिल्डिंग्स क्यों हैं? रीजन है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, FSI।
इसका फॉर्मूला होता है टोटल फ्लोर एरिया डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया, जिसका आसान भाषा में अगर हम मतलब समझें तो उसका मतलब है कि आप एक बिल्डिंग में मैक्सिमम कितना फ्लोर एरिया बना सकते हैं। यानी अगर फ्लोर स्पेस इंडेक्स 2 है तो 2 फ्लोर्स बना सकते हैं, और फ्लोर स्पेस इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा फ्लोर्स बनेंगे और उतना ही ज्यादा स्पेस क्रिएट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर का एरिया 1000 स्क्वायर फीट है, जिसकी एक फ्लोर पर आप रहते हैं, तो आपके पास रहने को सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट होगा। लेकिन अगर आप एक और फ्लोर बनवा लें तो आपके पास रहने के लिए 2000 स्क्वायर फीट का एरिया होगा। यानी सेम लैंड पे आपने दोगुना स्पेस क्रिएट कर लिया। टोक्यो का FSI है 20, यानी यहाँ 100 स्क्वायर मीटर की जगह पर एवरेज 20 फ्लोर बनाकर 2000 स्क्वायर मीटर का स्पेस एरिया क्रिएट किया जा सकता है। जबकि न्यूयॉर्क में एवरेज 15 फ्लोर्स, लॉस एंजल्स में 13 फ्लोर्स और हांगकांग में 12 फ्लोर्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन वहीं इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज को देखें तो मुंबई में ऑन एन एवरेज 5 फ्लोर्स, दिल्ली में 3.5 फ्लोर, चेन्नई में 1.5 फ्लोर्स ही बनाए जा सकते हैं। यानी इंडिया में FSI कम होने की वजह से बिल्डिंग्स छोटी बनती हैं, जबकि फॉरेन कंट्रीज में FSI ज्यादा होने की वजह से बिल्डिंग्स ऊंची बनती हैं। यही रीजन है कि इंडिया में ज्यादातर डेवलपमेंट हॉरिजॉन्टल होता है, ना कि वर्टिकल। इस रीजन की वजह से ज्यादा लैंड कंज्यूम होता है और फिर उससे वाटर लॉगिंग, रेसिडेंट्स को ओपन स्पेस ना मिल पाना, रोड्स की चौड़ाई का कम होना और डिफॉरेस्टेशन जैसे इश्यूज आते हैं। तीसरा लॉ 1992 का 74th अमेंडमेंट एक्ट, जिसके जरिए म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और इसके अंडर 3 टाइप की म्युनिसिपैलिटीज बनाई गई। रूरल से अर्बन में ट्रांजिशन करने वाले एरियाज के लिए नगर पंचायत, स्मॉल एरियाज के लिए म्युनिसिपल काउंसिल्स और लार्जर एरियाज के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इनके मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्शन या नॉमिनेशन के थ्रू चूज किए जाते हैं। क्योंकि अर्बन प्लानिंग, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज और प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के 12th शेड्यूल के अंडर लिस्ट किया गया है। इसका मतलब यह है कि ये सब काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, बल्कि स्टेट से काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास कंप्लीट ऑटोनॉमी ही नहीं है। यही रीजन है कि इन कामों में डिले होता है। दोस्तों, चौथी थ्योरी जो इन अनप्लान्ड सिटीज में कंट्रीब्यूट करती है वो है आर्किटेक्ट द्वारा फॉलो की जा रही कॉलोनियल थ्योरीज। इंडिया का करंट अर्बन प्लानिंग रेजिम आज भी स्टैटिक लैंड यूज बेस्ड मास्टर प्लान की आउटडेटेड प्रैक्टिस पर बेस्ड है। डिफरेंट स्टेट्स के टाउन प्लानिंग एक्ट्स 1947 के ब्रिटिश लेजिस्लेशन पर बेस्ड है, जबकि लेजिस्लेशन यूनाइटेड किंगडम में भी सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई किया जा चुका है। इस प्लानिंग के अंडर मास्टर प्लान का मतलब है सिर्फ एरियाज के डिफरेंट कैटेगरीज को सेग्रीगेट करना, जैसे रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एक्सेट्रा। और इस कॉलोनियल थ्योरी के हिसाब से इंडियन सिटीज के मास्टर प्लान में सिटी के ट्रांसपोर्ट, वाटर और एनर्जी नेटवर्क को डिजाइन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। इतने आउटडेटेड लॉस का इस्तेमाल करने की वजह से इंडियन सिटीज प्रॉपर्ली प्लान नहीं बन पाई। दोस्तों, अगला रीजन है डेवलपमेंट पैटर्न। अब इसे जरा हिस्ट्री से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड में न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई, सिंगापुर, बीजिंग, टोक्यो जैसी मेजर सिटीज के जिस स्वरूप को आज आप देख रहे हैं, ये स्वरूप कुछ दशक पहले ही अस्तित्व में आया है। फॉर एग्जाम्पल, लंदन जो वैसे तो काफी पहले ही स्टैब्लिश हो चुका था, लेकिन अगर आप लंदन की पूरी तस्वीरों को देखेंगे तो ये सिटी भी प्लान नहीं था। लेकिन फिर आती है ग्रेट फायर ऑफ लंदन। 1666 में 2 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक आग ने पूरे सेंट्रल लंदन को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे ये पूरा शहर जलकर राख हो गया। और दोबारा जब लंदन को खड़ा किया गया तो इसे बेहतरीन तरीके से प्लान करके बनाया गया। इसी तरह सिंगापुर की अर्बन प्लानिंग दिसंबर 1822 में और दुबई की 20th सेंचुरी में ही हुई है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि प्लान सिटीज के रूप में हम जिन सिटीज के एग्जाम्पल देखते हैं वो सब काफी रिसेंट है। लेकिन इंडिया की मेजॉरिटी सिटीज कई सेंचुरीज ओल्ड है और इन्हें कभी प्रॉपरली प्लान करके बनाया ही नहीं गया। हर सिटी पहले एक गांव हुआ करती थी जो टाइम के साथ ट्रेड का इंपॉर्टेंट सेंटर बनी और फिर धीरे धीरे यहाँ पॉपुलेशन सेटल होना स्टार्ट हुई। लेकिन उस समय पॉपुलेशन कम थी और इसीलिए प्लानिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। लेकिन टाइम के साथ सिटीज ग्रो होती चली गई और हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होती गई, जिसके चलते ये अनप्लान्ड ही रह गई। यानी आसान शब्दों में कहें तो इंडियन सिटीज का रूरल टू अर्बन डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें प्लानिंग का कोई स्कोप ही नहीं था। तो सब एक तरफ जहां भारत की पॉपुलेशन चाइना को भी सरपास कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ इन अनप्लान्ड सिटीज की पॉपुलेशन हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। इसमें दिल्ली 3 करोड़ 40 लाख की पॉपुलेशन के साथ वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी बन चुका है। वहीं मुंबई 2 करोड़ 20 लाख, कोलकाता 1 करोड़ 60 लाख, बैंगलोर 1 करोड़ 40 लाख और चेन्नई 1 करोड़ 20 लाख की पॉपुलेशन के साथ भारत की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज बन चुकी है। और असल में ये अनप्लान्ड सिटीज इतनी सारी पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए बनाई ही नहीं गई थी। नतीजा, ओवरक्राउडिंग, केओस, मिसमैनेजमेंट, रिसोर्सेज की कमी एक्सेट्रा। मगर यहाँ आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इंडियन सिटीज में इतनी तेजी से बढ़ती पॉपुलेशन का रीजन क्या है।
रीजन है माइग्रेशन। सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस द्वारा पब्लिश 2020-21 का डेटा बताता है कि अर्बन एरियाज में 34.6% पॉपुलेशन माइग्रेंट्स की है। माइग्रेशन का एक मेजर रीजन तो मैरिज रही है, लेकिन वर्क रिलेटेड माइग्रेशन का परसेंटेज भी काफी हाई है। 2022-23 का दिल्ली का इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि सिर्फ 2021 में माइग्रेशन की वजह से दिल्ली की पॉपुलेशन में 2,83,000 लोगों का एडिशन हुआ। इसी तरह 2011 सेंसस के हिसाब से मुंबई की अर्बन पॉपुलेशन 2,35,00,000 थी, जिसमें से लगभग 43% पॉपुलेशन माइग्रेंट्स की थी। और कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जब ये माइग्रेंट्स काम की तलाश में मुंबई आते हैं तो यहाँ के रेंटल स्पेसेस को अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसे में कई बार उनके पास इलीगल स्लम्स और इंक्रोचमेंट करके रहने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। ये इलीगली ऑक्युपाइड स्लम्स कुछ इस तरह के दिखते हैं और सिटीज के काफी बड़े हिस्से पर इसी अनप्लान्ड तरीके से बनाए जाते हैं और ये काफी हद तक कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एक शहर के अनप्लान्ड होने में। दोस्तों इंडिया की सिटीज के इतना अनप्लान्ड होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि अथॉरिटीज इन सिटीज के लिए फ्यूचर प्लानिंग नहीं करती हैं। बैंगलोर की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जनाग्रह ने इसका सच जानने के लिए एक सर्वे किया, जिसके रिजल्ट्स काफी शॉकिंग थे। इस सर्वे के अकॉर्डिंग 2050 तक इंडिया में 800 मिलियन लोग सिटीज में रह रहे होंगे, जिसके लिए सिटीज को काफी सारी प्लानिंग की जरूरत होगी। लेकिन खास तौर पर कैपिटल सिटीज की पॉपुलेशन तेजी के साथ इंक्रीज होगी, जिसकी संख्या इंडिया में 33 है। लेकिन इंडिया की सभी कैपिटल सिटीज में से 39% कैपिटल सिटीज के पास एक्टिव स्पेशल प्लान ही नहीं है। स्पेशल प्लानिंग का मतलब ऐसे मेथड से होता है जिससे गवर्नमेंट और अथॉरिटीज ये डिसाइड करती हैं कि सिटी में अवेलेबल लैंड को फ्यूचर में कैसे यूज कर सकते हैं। इसके साथ सिर्फ 26 कैपिटल सिटीज के पास कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी के लिए, 25 के आसपास सैनिटेशन के लिए, 17 के आसपास सोशल डेवलपमेंट के लिए, 17 के पास रेजिलियंस स्ट्रैटेजी के लिए, 16 के पास सस्टेनेबिलिटी के लिए और 12 के पास हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए प्लान्स हैं। मगर सिर्फ 9 प्लान सिटीज ऐसी हैं जिनके पास सभी सेक्टर्स के लिए फ्यूचर प्लान्स रेडी हैं। अब जब कैपिटल सिटीज का ये हाल है तो स्मॉलर सिटीज की सिचुएशन क्या होगी वो आप सोच सकते हैं। सिटीज की फ्यूचर प्लानिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी भी है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की 2015-20 की ऑडिट रिपोर्ट का डेटा बताता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 33%, म्युनिसिपैलिटीज में 41% और टाउन पंचायत में 58% वैकेंसीज थी। यानी असल में प्लानिंग के लिए पर्याप्त लोग ही मौजूद नहीं है। न्यूयॉर्क में हर 1 लाख पॉपुलेशन के लिए 5,906, लंदन में 2,936 म्युनिसिपल स्टाफ है, जबकि मुंबई में हर 1 लाख लोगों के लिए सिर्फ 938, हैदराबाद में सिर्फ 486 और बैंगलोर में सिर्फ 317 म्युनिसिपल स्टाफ है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि सिटी अथॉरिटीज स्टाफ की भारी कमी से जूझ रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लोकल बॉडीज के लिए जिन मेंबर्स को लोग इलेक्ट करते हैं उनकी सैलरीज इतनी कम है कि कोई केपेबल पर्सन इन पोजीशंस में इंटरेस्टेड ही नहीं है। एक तरफ जहां इंडिया में एमपी की सैलरी 2,30,000 और एमएलए की 1,20,000 से ज्यादा है, लेकिन एक लोकल बॉडी के काउंसलर की एवरेज सैलरी सिर्फ 9,643 रुपीज है। दोस्तों इंडियन सिटीज सिटी मास्टर प्लान को डेवलप करने में काफी लैग करती हैं, जो काफी बड़ा कंसर्न है, क्योंकि सिटी का मास्टर प्लान ही बेहतर सिटी प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट होता है। लेकिन आज भी 65% इंडियन सिटीज के पास ना कोई लोकल एरिया प्लान है, ना जोनल प्लान और ना ही मास्टर प्लान। और अब इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के साथ अर्बन प्लानिंग की नीड और भी ज्यादा हो गई है। एस्टिमेट बताता है कि करेंटली इंडिया को 3 लाख से ज्यादा अर्बन प्लानर्स की जरूरत है, लेकिन प्रॉब्लम है इंडिया में अर्बन प्लानर्स की कमी। इंडिया के 49 इंस्टीट्यूट से हर साल लगभग 1800 अर्बन प्लानिंग ग्रेजुएट्स ही निकल रहे हैं। यानी अगर इसी रेट से अर्बन प्लानिंग ग्रेजुएट्स निकले तो करंट डिमांड को फुलफिल करने में भी दशक लग जाएंगे। और अगर इस डिमांड सप्लाई को गैप को फुलफिल करना है तो गवर्नमेंट को जल्द से जल्द अर्बन प्लानिंग में नंबर ऑफ सीट्स को स्केल अप करना होगा। इसके बाद ये जरूरी है कि स्टूडेंट्स को अर्बन प्लानिंग की फील्ड में अपॉर्चुनिटीज के बारे में अवेयर किया जाए, ताकि उन्हें पता हो कि अर्बन प्लानिंग भी अच्छा करियर ऑप्शन है। यहाँ तक कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का बजट प्रेजेंट करते हुए अर्बन प्लानिंग की इंपॉर्टेंस पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। उन्होंने हाई लेवल पैनल ऑफ अर्बन प्लानर्स को सेटअप करने का भी डिसीजन अनाउंस किया था। और मे बी बिकॉज ऑफ दिस स्टेप हमें आने वाले समय में भारत में कुछ अच्छी प्लान सिटीज देखने को मिले, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे स्पेसेस में बहुत सारा काम किया जाना बाकी है। वैसे तो इंडियंस की टाउन प्लानिंग में बेहद मैग्निफिसेंट और रिच हिस्ट्री रही है। फॉर एग्जांपल, दुनिया ऐसा मानती है कि स्ट्रक्चर्ड ड्रेनेज सिस्टम जैसा कभी कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन भारत की सिंधु घाटी सभ्यता ने ये प्रूव कर दिया कि इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट टाउन प्लानर्स रहा है।
5000 साल पहले भी हमारे पूर्वजों के पास टाउन प्लानिंग की सोफिस्टिकेटेड नॉलेज मौजूद थी, जिसे आज पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है। लेकिन ये काफी दुखद है कि जहां पूरी दुनिया इस एंशिएंट टाउन प्लानिंग से सीख लेके अपने शहरों को इतना विकसित बना चुकी है, वहां भारत के शहर आज भी वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक, इंक्रोचमेंट, ओवरक्राउडिंग और एयर पॉल्यूशन जैसी बेसिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इन सभी प्रॉब्लम से इंडियन सिटीज को निजात दिलाने के लिए एनडीए गवर्नमेंट ने जून 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन को लॉन्च किया था। इसके अंडर 5 साल के लिए 100 सिटीज को इलेक्ट किया गया था, जिसमें रीडेवलपमेंट, रेट्रोफिटिंग यानी इंप्रूवमेंट, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट यानी सिटी एक्सटेंशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, अर्बन मोबिलिटी और स्किल डेवलपमेंट जैसे सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट किया जाना था। इस मिशन के लिए 2 लाख करोड़ का बजट भी तय किया गया था और 2020 तक इस मिशन को खत्म किया जाना था। लेकिन 2024 में भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है और 21,000 करोड़ के 921 प्रोजेक्ट्स आज भी ऑनगोइंग है। सिर्फ यही नहीं, अलॉटेड बजट का सिर्फ 84% बजट ही इस्तेमाल हुआ है और इस मिशन के इंप्लीमेंटेशन के बावजूद इंडियन सिटीज की हालत में कुछ खास सुधार हुआ नहीं है। इसका विटनेस आप और मैं दोनों हैं। तो असल में अगर इंडियन सिटीज को इंप्रूव करना है तो स्मार्ट सिटीज जैसे मिशंस को और इफेक्टिवली प्लान करके और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करना होगा। यही नहीं, इन सिटीज के डेवलपमेंट के लिए और ज्यादा बजट की भी रिक्वायरमेंट होगी। मैकेंजी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 तक इंडियन सिटीज को $1.2 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जबकि पिछले 9 साल में सिर्फ $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई है। साथ ही माइग्रेशन को रोकने और लॉस को बेहतर करना भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए और इसके लिए देश का ओवरऑल डेवलपमेंट करना जरूरी है। अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के कुछ पर्टिकुलर हॉटस्पॉट्स ही डेवलप किए जाएंगे तो उस माइग्रेशन को रोका नहीं जा सकता है। और इन सारे इंप्रूवमेंट्स की होप के साथ दोस्तों आज के वीडियो को हम यही विराम देते हैं। आपका क्या सजेशन है, आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मुद्दे के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।